नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी YouTube चैनल के साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन अचीवर्स में, जिसमें हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे इंडियन अचीवर्स से विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं। ऐसे ऐसे अचीवर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम मुश्किल, कठिन, आसान प्रॉब्लम्स को झेलते हुए अपने आप के लिए विशेष मुकाम बनाया और आज वो अपने इसी मुकाम की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। हमारे आज के एपिसोड में मैं राजीव गुप्ता और मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विजय गौड़ बात करने वाले हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर मुनीश रायजादा से, जो अमेरिका में एक जाने माने प्रोफेशनल डॉक्टर और पॉलिटिकली एक्टिव शख्सियत के रूप में स्थापित है। और आज हमारा YouTube चैनल का विषय है, क्या अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी खत्म हो जाएगी। इस विषय पर डॉक्टर मुनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और थैंक यू राजीव जी। डॉक्टर साहब, आज मैं और डॉक्टर विजय गौड़ आपके साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं पहले एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं पहले। नमस्कार विजय जी, जो आपने इस संवाद का टाइटल दिया है जी, क्या इस व्यक्ति के नाम जो आपने लिखा कि आप पार्टी खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखें, फैक्चुअल दृष्टिकोण से देखें तो आम आदमी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाई गई थी जी। आम आदमी पार्टी बनाई गई थी लोगों द्वारा, और आज भी जनता की पार्टी है ये, जनता द्वारा, यानी कि लोगों की अपनी पार्टी है, लेकिन इस पे कब्जा कर लिया, लेकिन हाईजैक कर लिया ना इसको, हाईजैक किया गया। और एक हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है, आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा है कि एक व्यक्ति 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं ले सकता। और आपको जानकर बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए आज की तारीख में कि इस व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवाया। अच्छा। और 2 टर्म्स के बाद अब 3rd टर्म में भी he continues to be the convener of the party, which is blatant violation, and एक आंदोलन से निकली पार्टी। तो I want to set the tone right in the beginning itself. हमने इसीलिए लिखा है ताकि इस मुद्दे पर आप प्रकाश डाल पाएं। आप इस पार्टी से जमीनी तौर पर पहले दिन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हमने इसको खास तौर पर हाईलाइट किया है। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले आपसे थोड़ा सा ब्रीफली आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपका जीवन का सफर क्या रहा, आप क्यों विशेष हैं। देखिए, मैं अपने आप को अचीवर नहीं मानता। आई एम स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज ए वेरी कॉमन मैन। कॉमन मैन में इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं, और अगर आप आम भारतीय परिवेश में देखें तो भी मुझे लगता है कि मैं एक आम व्यक्ति हूँ। पेशे से डॉक्टर हूँ, जैसा आपने शुरू में बताया दर्शकों को। भारत में मैंने MBBS किया, उसके बाद पीडियाट्रिशियन था मैं, प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन। एंड मैं 2002 में इनफैक्ट 2003 में मैं USA आया था फर्दर ट्रेनिंग के लिए, नियोनेटोलॉजी में, नियोनेटल मेडिसिन, न्यूबॉर्न बेबीज की मेडिसिन के। उसके बाद यहीं बस गया। एंड इस वक्त भी मैं इलिनॉय में, शिकागो, खासकर ब्लूमिंगटन जो कि शिकागो के नजदीक का टाउन है, यहाँ पे मैं एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। इंसिडेंटली इस वक्त मैं भारत में बैठा हूँ, दिल्ली के पास फरीदाबाद में, क्योंकि मैं इस वक्त इंडिया विजिट पे हूँ। जी। ओके। आपने बोला कि आप एक कॉमन मैन है। मुझे याद आ जाता है वेंसडे फिल्म, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी कहता है कि मैं कॉमन मैन हूँ, और फिर वो बम से उड़ाने की धमकियां देता है। क्या आप भी उसी कॉमन मैन की तरह आप पार्टी को उड़ाने के चक्कर में तो नहीं है? नहीं, आम आदमी पार्टी को क्या, मैं कहता हूँ कि हमने अभी एक कॉन्सेप्ट में काम करना शुरू किया, और दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट माइन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी कही थी बात, MN रॉय ने कहा था, गांधी जी ने यही कहा, इनफैक्ट अन्ना जी भी कहते हैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी, यानी कि जिसके तहत हमने इसको रिफाइन किया। मेरा ये मानना है कि लोक उम्मीदवार अभियान देश में आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टियां, इन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को हाईजैक किया हुआ है। ठीक है, इस बात का जवाब मेरे पास शायद नहीं है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी दुनिया में कहां पे है, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। बट इंडियन डेमोक्रेसी वास्तव में पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इस वक्त गैंग्स के रूप में काम कर रही है,
ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, डज नॉट इवन मैटर विच एवर इट इज, इन्होंने संविधान का ब्लेटेंट वायलेशन करते हुए संविधान में नहीं लिखा कि पार्टियां होंगी। जब वैक्यूम था, जब देश आजाद हुआ, तो आजादी की लड़ाई लड़े गए, देश बड़ी मुश्किलों से आजाद हुआ 1947 में, और उसके बाद गुलामी में जी रहे भारतीय जो कि सदियों से वो आगे नहीं बढ़े, तो पॉलिटिकल पार्टियों ने उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की। लेकिन अब पिछले काफी दशकों में तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव ओवरटेकन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो आम आदमी पार्टी खत्म तो होनी ही चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सब एक अभियान से निकली हुई, आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जिसने जनता को बताया कि हम आपके दिए चंदे से ही गवर्नमेंट पार्टी चला के दिखाएंगे, अफेयर्स चलाएंगे पार्टी के। एंड इन्होंने मूलात्मक गुणात्मक बदलाव की बात की, ठीक है ना, संपूर्ण परिवर्तन की बातें की। इसको तो जानना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए। आप यूएसए में बैठे हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं कि भारतीय पॉलिटिकल लैंडस्केप में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है ही नहीं, टोटल हाईकमांड कल्चर है। और हाईकमांड कल्चर, डॉक्टर साहब, मैं हाईकमांड कल्चर पूछना चाहूंगा आपकी जी आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टिसिपेशन रहा जिस भी तरह का आम आदमी पार्टी में, उसके उसमें फेल्योर के बाद आपका अब डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही विश्वास सा थोड़ा डगमगा गया है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज मेरे ख्याल पूरी दुनिया में इसी तरह चल रही हैं, अमेरिका में भी इसी तरह चल रही हैं, डेमोक्रेटिक और सब इसी तरह चल रही हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी आपके अनुसार हाईजैक कर ली गई। आप एक हाईली एजुकेटेड आदमी थे, जब आप शुरू में इनके लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे, आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इस तरह का भी सिनेरियो बाद में हो सकता है? रेड फ्लैग्स थे शुरू से, लेकिन क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, देश बदलना है, बड़ी बड़ी बातें बोली गई कि चलो देशभक्ति के आवेश में कि ठीक है अभी चलिए, थोड़ा मुश्किलें बहुत हैं, बड़े बड़े गोल्स अचीव करना है, छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दिया जाए। ये कहते हुए आंदोलन का भी ज़ील के साथ, स्पिरिट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए, लेकिन शुरू से रेड फ्लैग्स थे। जब आप आम आदमी पार्टी को, डॉक्टर साहब, जब आप आम आदमी पार्टी को आंदोलन से निकली हुई पार्टी मानते हैं, कौन सी पार्टी ऐसी है भारत में जो आंदोलन से नहीं निकली? कांग्रेस पार्टी एक बहुत लंबे काल का जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उससे निकली। भारतीय जनता पार्टी 1977 में जो संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी उससे निकली हुई एक पार्टी है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और मैं आम आदमी पार्टी को अभी मेजर पॉलिटिकल पार्टी मानता नहीं हूं, अभी कुछ ही समय पहले गुजरात इलेक्शन के बाद उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। उससे पहले तो वो रीजनल पार्टी है, और है सही मायने में मुझे लगता है वो रीजनल पार्टी है। मेरा सवाल यहाँ पे डिफरेंट है। मैं भी यहीं पे था यूएस में, आपसे थोड़ी दूरी पे मिनियापोलिस में। उन दिनों में मैं यहाँ, एक मेरे अमेरिकन मित्र थे जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैं उनके साथ थोड़ा पॉलिटिकल काम करता था। तो मैंने उनको बताया आम आदमी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो उनकी रेटिंग ये थी, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 2011-12 के आसपास की बात है। उसकी रेटिंग ये थी कि ये आदमी जितना बोलता है उतना ये प्रूव कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आप यहाँ थे यूएस में, हाईली एजुकेटेड लोगों के बीच में, ऐसा क्या था आपके मन में कि आपको किसी पद की इच्छा थी इस नई बनी हुई पार्टी में, जो बाद में आपका मोह भंग हो गया? कितना पैसा आपने इकट्ठा करके दिया इस पार्टी को? देखिए, जब आप शुरू में देखेंगे तो एक भस्मासुर को जन्म देने का पाप तो है ना आपके सिर। एक दानव को, एक भस्मासुर को खड़ा करने के पीछे हमारी शर्मिंदगी है। हमारे जैसे जो हम अपने आप को मानते हैं कि एक एक्टिविज्म मोड में आए थे, और हम लोग शर्मिंदा है इस बात के लिए। 3 सिद्धांतों पर हमने कहा, यानी कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम वास्तव में डेमोक्रेसी बदलेंगे। और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में था मैं उस वक्त, इल्स ऑफ डेमोक्रेसी हम समझते थे कि लकूने क्या है अपने देश में, यानी कि भारत में,
तो लगा कि बदलाव आएगा, यानी कि नंबर 1 इनर पार्टी डेमोक्रेसी लेके आएंगे। प्राइमरीज वाला माध्यम जो आप यूएसए में देखते हैं, प्राइमरीज के माध्यम से कैंडिडेट्स का चयन होगा जो इलेक्शन लड़ेंगे, टिकटें ऊपर से नहीं बांटी जाएंगी। नंबर 2, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी विल बी 100% ट्रांसपेरेंट, एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग पॉइंट विच अट्रैक्टेड सो मेनी पीपल। एंड थर्ड, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अपने आप पे अंकुश रखेंगे, यानी कि विद इन द पार्टी आल्सो वी विल हैव विजिलेंस ऑन अवरसेल्व्स, यानी कि हम आंतरिक लोकपाल नियुक्त करेंगे। जो चंदे की पारदर्शिता की बात थी, जिसपे मैंने अल्टीमेटली एक ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज भी बनाई। हम लोग तो बदलाव के लिए आए थे, पद की इच्छा नहीं थी, पद के लिए कभी लिया भी नहीं पद। इन्होंने कुछ पद दिए विच डिड नॉट मीन एनीथिंग फॉर मी, और ऐसे काफी लोग थे, मैं अकेला नहीं था, काफी लोग थे ऐसे जो देशभक्ति की जील के साथ आए थे। चंदे की पारदर्शिता आज भी ये पार्टी बोलती है, कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सुनिए आप, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। हम कहते हैं कि चंदे की पारदर्शिता, अब हम कहते हैं कि हम मीन्स हमारे जैसे जो इस बात से काफी विचलित हैं कि चंदा क्यों हटाया गया, चंदे की ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को किल क्यों किया गया। हम जब ये प्रश्न पूछते हैं कि चंदा की पारदर्शिता हमारी मांग ही नहीं हमारी जिद है, तो हम लोगों से मिलने को तैयार नहीं होते। गीता का हम गीता की कॉपी भेंट करने गए थे हम जी, गीता की कॉपी भेंट करने गए थे हम। क्या आप अभी भी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं? क्या आप अभी भी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं डॉक्टर साहब? नहीं, मैं तो सदस्य नहीं, उन्होंने मुझे सस्पेंड किया, विच जो कि हम कहते हैं कि अच्छी बात है, यानी कि हम यानी कि सिद्धांतों के लिए खड़े हुए, इसलिए हमें सस्पेंड किया गया। तो डॉक्टर साहब यहाँ सवाल अब ये है डॉक्टर साहब कि एक दानव या एक भस्मासुर को जन्म दे दिया हमने जी। कल भी मैं दिल्ली की विधानसभा का वो देख रहा था, वो आदमी गालियां देने पे उतारू है। वो कह रहा है कि 12वीं पास प्रधानमंत्री, मतलब उसका जो लेवल है पब्लिक डिस्कोर्स का, वो मेरी समझ नहीं आता, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। आप भी देख ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो लोग जो जिन्होंने आप जैसे लोग जिन्होंने अपना कैरियर, अपना जीवन, अपने जीवन का बहुमूल्य समय, आप जैसे आदमी का जिसका एक एक घंटा कीमती है समाज के लिए, आप लोगों ने जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाया उस आदमी के पीछे, क्या उसको डिसमेंटल करने का कोई उपाय है आप लोगों के मन में, या वो उस भस्मासुर को हम भारतीय राजनीति में ऐसे ही मुक्त विचरण करने के लिए छोड़ के और परे हट जाएंगे और कहेंगे कि हो हमारे से गलती हो गई? जी, आपने विजय जी बहुत अच्छा कहा, मुक्त विचरण, इट इसेंशियली सम्स अप एवरीथिंग। आई मीन, देखिए, भारतीय जनता तो आज मूक होकर देख रही है, उसके पास क्या है? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ना तो आपके राइट टू रिकॉल है, ना आप दूसरे दृष्टिकोण से उनको इम्पीच कर सकते हैं, उनको कोर्ट में ले जा सकते हैं। वादा खिलाफी के खिलाफी देख लीजिए आप, वादा खिलाफी अब देखिए ना, ब्लेटेंटली कुछ भी बोला जाता है। अपने बजट के लिए दिल्ली में जो बजट मांगा, 500 करोड़ आप बजट मांग रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। 3 दानव जैसे पहाड़ खड़े हैं गार्बेज के, यहाँ पे गार्बेज के पहाड़, दिल्ली में गार्बेज के पहाड़ है, एंड दे आर कॉम्पिटिंग विद द हाइट ऑफ कुतुब मीनार। सड़कों पे यहाँ पे कूड़ा करकट है, बेसिक सैनिटेशन नहीं है दिल्ली में, और ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो इनका, दे शुड बी ट्राइड फॉर दिस क्रिमिनल नेग्लिजेंस। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। हवा खराब है यहाँ पे, सड़कों पे गंदगी है, एमसीडी यहाँ पे, आप जिस दिशा से आप दिल्ली में घुसते हैं आपसे टोल टैक्स लिया जाता है, एमसीडी के पास जाता है सब, लेकिन आपस में दोषारोपण से मानते नहीं है। अभी आपने देखा एमसीडी के जो मेयर के इलेक्शन के बाद किस ढंग का इन्होंने, तो आपकी बात ठीक है। बेसिकली क्या है कि यही तो भारतीय लोकतंत्र में जब तक रिफॉर्म्स नहीं आए, इनर पार्टी डेमोक्रेसी लाना ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इज सो कॉम्पिटेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आपके पास जिस लेवल की स्वायत्तता है, यू आर एन ऑटोनोमस बॉडी, प्लीज एक्सरसाइज योर पावर। टीएन शेषन जैसा एक इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले बोला है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि आपने इसके ऊपर वेब सीरीज भी बनाई है। उस वेब सीरीज में आपने क्या दिखाना चाहा है? एक्चुअल में जो आप बातें कर रहे हैं, क्या उसको भी दिखाया है आपने उसमें? जी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इस वेब सीरीज का नाम है। 2020 में रिलीज हुई है, और पिछले साल हमने इसको यूट्यूब, पहले ये किसी और चैनल पे थी, ओटीटी पे,
बट फिर हमने इसको यूट्यूब पे पिछले पिछले साल इसको डाला है। आप ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। 7 एपिसोड्स हैं इसमें, एंड दिस इज अ वेरी सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हाउ ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड। काफी अंदर की कहानियां हैं इसमें कि किस प्रकार से पावर गेम आंदोलन से पार्टी बनाने की साजिश रची गई। अपने ही जो साथी क्लोजली जो काम किया उन्होंने, काफी फेसेस ऐसे हैं जो इसमें आप देखेंगे जो कि पब्लिक डोमेन में उतने पॉपुलर नहीं थे, उनकी बातें हैं इसमें। शाजिया इल्मी से लेके स्वामी अग्निवेश एंड सो मेनी, परमजीत कटियाल, और इनिशियल व्यक्ति जो जैसे मिस्टर चौहान है, तो ऐसे काफी नाम है जो कि आपको अंदर की बातें बताएंगे, अंदर की बातें खोलते दिखते हैं इसमें। इसका मकसद एक ही था, और स्वराज पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बात हुई। स्वराज, जिसके पीछे एक पुस्तक भी लिखी इस व्यक्ति ने, इन सबका सिस्टमैटिक, इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। इन एडिशन, दिस इज इन माय ओपिनियन दिस इज गुड वर्क, फिल्म वर्क आल्सो। आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट, बट इसको देखें तो इससे काफी चीजें समझ आएंगी। जी डॉक्टर साहब, मैंने वो देखी आपकी, वो सारे के साथ वो सब मैंने देखे। धन्यवाद। चलिए, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब कि एक एक करके केजरीवाल के सभी मंत्री तिहाड़ जेल में जा रहे हैं। सिसोदिया जी चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, आपके विचार में अगला नंबर किसका होना चाहिए? देखिए, इसमें उदित नारायण जी का एक सॉन्ग है, क्योंकि वेब सीरीज में मैंने फिल्मी सॉन्ग्स भी डाले, यानी कि ओरिजिनल सॉन्ग्स हमने बनाए। अनु विजवीर जी ने ये 2 गाने लिखे, उस पे अच्छा म्यूजिक दिया प्रवेश मलिक ने। एंड उदित नारायण जी का एक सॉन्ग है इसमें, कितना चंदा जेब में आया, कितना बांटा कितना खाया, सही सही बतलाना होगा, अब सब कुछ समझाना होगा, वरना अब की खेल है, अगला नंबर जेल। जी। अच्छा, तो आपका प्रश्न आई थिंक वेरी रेलिवेंट। कि पहली बात तो है कि जो सत्येंद्र जैन जी हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, मैं उनका एडवाइजर भी रहा हूँ पहले 6 महीने 2015 में, जब गवर्नेंस में आए हम लोग। एंड ही शेल कंपनियों के मामले में वो इस वक्त तिहाड़ जेल में है। एंड मनीष सिसोदिया ने जो ये शराब के घोटाले में काम, मतलब जो सब आंकड़े हैं, ये काफी अब काफी गंभीर है, और टेक्निकली भी आप इनको फैक्चुअल वे में भी एनालाइज करें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस है जो सब आगे होने वाला है। डॉक्टर, मैं ही मानता हूं कि अगर आज एक सिविल कोर्ट होती, पब्लिक, जनता की अदालत, जो जनता की अदालत सच्चे मायनों में, तो सबसे पहले जो अपने माननीय युग पुरुष हैं, उनको इस बात पर ट्राई किया जाना चाहिए, ही शुड बी ट्राइड इन द सिविल कोर्ट, कि पार्टी का चंदा, क्योंकि फाइनेंशियल बंगलिंग है, आपने चंदा हटाया तो यू आर अकाउंटेबल, द ओनस लाइज ऑन यू टू एक्सप्लेन व्हाई दिस लिस्ट हैज बीन हिडन। पॉलिटिकल फंडिंग इंडिया में ट्रांसपेरेंट नहीं है। पॉलिटिकल फंडिंग इंडिया में ट्रांसपेरेंट नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि 2017 में आए, वो भी गलत है। ओपेक फंडिंग की तरफ वो लेके जाते हैं हमें। लेकिन आम आदमी पार्टी एक अकेली एकमात्र पार्टी थी जिसने क्लियरली बोला कि हम चंदे की पारदर्शिता का पालन करेंगे। तो ही शुड बी ट्राइड फॉर दिस एंड ही शुड बी बिहाइंड द बार्स, ओके, विदाउट एनी डाउट। ओके डॉक्टर साहब, आपको आप पार्टी का क्या भविष्य नजर आ रहा है? एक वैसी जैसे गर्त में जाने वाली पार्टी बन चुकी है। नथिंग, सब वैसी है जो बाकी जो पार्टियों की गंदगी है वो इसमें बड़ी जल्दी आ गई। जहां तक भविष्य की बात है, भविष्य इनका उज्जवल नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से, जिस किस्म की राजनीति करते हैं, फ्रीबीज वाली राजनीति। और दूसरी बात है कि इलेक्टोरल सक्सेस एंड फेलियर, मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि इसके, अगर आप इस मात्र मापदंड पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नापेंगे या मापेंगे तो ठीक है, वो भविष्य के गर्भ में छिपी है इनकी सक्सेस या फेलियर। बट ऑन मॉरल ग्राउंड इट इज ऑलरेडी फ्लॉप, इट्स ए फ्लॉप शो। एंड जो एक धर्म अनुसंधान, एक धार्मिक प्रयोग किया गया, एक नैतिकता का प्रयोग किया गया जनता के सामने, वो तो फेल ही है, वो तो पहले फेल हो चुका। मतलब अब नैतिकता की बात करके कोई आगे आना चाहेगा तो क्या आपको लगता है कि भारत की जनता दोबारा से उनको विश्वास में लेगी? नहीं, क्योंकि अक्सर, और ये मेरे अपने शब्द नहीं है, क्योंकि हम काफी सर्वे जनता के सामने करते रहते हैं। लोग उम्मीदवार अभियान पे भी हमने काफी लोगों से बातचीत की, कनॉट प्लेस में, राजीव चौक के बाहर खड़े होकर, अभी कुछ महीने पहले ही, उससे पहले चंदावन सत्याग्रह भी चलाया।
अक्सर लोगों की एक संवेदना, एक उनकी पीड़ा दिखती है जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं, एंगेज करते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं, दिस इज अ कॉमन रिफ्रेन, कि एक आंदोलन को जिस ढंग से एक सामाजिक एक आस्था की जो हत्या की गई है, लोगों ने कहा, कई बार कहा, एक बड़ा अच्छा कोट मुझे भूल नहीं पाता। लोगों ने कहा कि जब हांडी चढ़ाई जाती है चावल पकाने की, तो चावल एक एक चावल चेक नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, एक एक चावल को अपन चेक करके देखते हैं कि चावल पका कि नहीं पका। उसमें जब ये चावल ये टेस्ट किया गया तो ये निकले, ये जो व्यक्ति निकला, तो क्या गारंटी कि बाकी जो बदलाव की बातें करेंगे वो भी ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाएंगे या नहीं बन जाएंगे, और इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि क्या अब आप वाकई डॉक्टर का पेशा छोड़कर फुल फ्लेजेडली पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? देखिए, एज ए प्रोफेशन तो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ एंड प्रोबेबली कंटिन्यू करूंगा, लेकिन देश में, क्योंकि मेरा शुरू से ही एक झुकाव इस तरफ था कि पॉलिसी की तरफ, और वास्तव में जिनको पॉलिसी में इंटरेस्ट होता है वो नेचुरली राजनीति का सोचते हैं, क्योंकि राज्य की नीति, राजनीति का वास्तविक मतलब है कि राज्य की नीति, यानी कि राज्य की नीति, या आपके पुराने जमाने में देखते राजा की नीति क्या होती थी। तो इट्स अ वेरी पायस गेम वेयर पीपल शुड पार्टिसिपेट, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डज नॉट ओनली मीन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, या पार्टी बना ली जाए या पार्टी ज्वाइन कर ली जाए, देयर इज सो मच बियॉन्ड दैट एंड अबव दैट। तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करना तो एक बहुत अच्छा काम है। मैं तो सोचता हूँ कि सभी को उतना ही करना चाहिए, लेकिन आज तो दल गुलामी शुरू हुई पड़ी है, जनता अब दल गुलाम हो चुकी है, वो दलों की गुलाम हो गई, आपस में लड़ने लग जाते हैं दलों के नाम पर, जबकि उनको समझ है इस बात की कि बेसिक सैनिटेशन, बेसिक स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, इस पे कितना काम किया जा सकता है अपने देश में। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आप देखेंगे अपने देश में आके वापस, तो जिस ढंग का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ पड़ा है, जबकि अपने देश में वेल्थ की कोई कमी नहीं, इतना कॉमर्स, any given time, so much of business is happening, so much of commerce is happening, so much of wealth is being created. Indians काफी मेहनती लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, और अच्छी वैल्यूज हैं। एजुकेशन के बारे में गरीब से गरीब व्यक्ति भी सोचता है, समझता है कि उसको समझ है कि मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाना है ताकि उनका भविष्य बने। तो यानी कि इंडियन वैल्यू सिस्टम बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल क्लास ने इतने बुरी तरह से हमें फेल किया हुआ है। करोड़ों करोड़ रुपए के पैसे तो इनके लिए छोटी सी बात है, अदल बदल में लगा देते हैं। So people have to realize that civic engagement is a very holy work, very pious work. Citizen oversight has to happen. Otherwise, the political party हमें जीने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब जी, आप पूछ रहे हैं सवाल अपना। मोदी सरकार के बारे में डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है, कैसे रहेगा इनका ये? किसका? सॉरी, जो ये मोदी सरकार अब जी, जिस तरह से चल रही है, थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर लेके, इसके बारे में क्या लगता है आपको? देश की जनता पे या भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव रहेगा इसका? देखिए, अभी जो वर्डिक्ट आई है, मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, एंड मुझे तो लगता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टीज लेटर ऑन। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से भी देखें, तो जिस किस्म से अभी अदानी का मामला आया, ठीक है, तो प्लेनली इट्स ए क्रॉनिक कैपिटलिज्म, एंड जबकि भारत में लिबरलाइजेशन की अभी बहुत आवश्यकता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो 1992 में शुरू हुआ, उसके अभी भी किवाड़, यानी कि उसके डोर्स पूरे खोलने हैं। आप देख ही रहे हैं कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है, उनमें उस लेवल तक पहुंचने का अपने को बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म मत आए, नंबर वन। नंबर टू, कि जिस ढंग से एक संवाद का, यानी कि डायलॉग को यहाँ पे क्रश किया जाता है, तो वो मुझे लगता है थोड़ा गलत है। अब जैसे राहुल गांधी के सस्पेंशन को लिया जाए, ठीक है, जबकि बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो कि फाइनेंशियल बगलिंग किए बैठे हैं क्राइम पे, और इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत साउंड बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो डायलॉग को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है।
तो बाकी एक रियल अपोजिशन का भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लैक है इस वक्त, तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इलेक्शन है अगले साल, तो देखेंगे क्या निकल के आता है उसमें। तो आपको लगता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में कोई खास फर्क नहीं है? देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर आइडियोलॉजी के हिसाब से पहचानी जाती हैं, तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो इन्होंने एक पिछले 8 सालों में जो नेशनलिस्ट एजेंडा, खासकर मिस्टर मोदी को देखें तो इन्होंने नेशनलिज्म के साथ साथ हिंदुत्व, बट हिंदुत्व से ज्यादा इन्होंने नेशनलिज्म का जो एक आह्वान दिया है, तो वो जनता को अपील किया है। काफी हद तक इन्होंने एक इमेज बनाई है, ठीक है, तो उस हिसाब से इनको आप सक्सेसफुल कह सकते हैं एक दृष्टिकोण से। जी जी। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है जो कि सेक्युलरिज्म की बात करती है, काफी हद तक स्यूडो सेक्युलर पॉलिसीज हैं इनकी, विदाउट एनी डाउट, बट अक्सर ये करते हैं तो इसमें ये गंगा जमुना तहजीब की बातें करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के आधार पे लोग बढ़ जाते हैं और वो उनका अपना एक वोट बैंक बन जाता है उस दृष्टिकोण से। आम आदमी पार्टी तो खैर, हाँ, आम आदमी पार्टी तो खैर मैं उसको अपन बात कर ही चुके हैं पहले उसमें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आज आपके साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। अभी बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब मौका मिलेगा दोबारा हम फिर लौट कर आएंगे और आपसे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय की बंदिश हमें इससे आगे बढ़ने नहीं दे रही। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बेबाकी से अपने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।